बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मशहूर शायर इमरान प्रताप गढ़ी, इन दोनों के चाहने वाले और इनके फैंस लगातार सोशल मीडिया पर पिछले कई दिनों से जंग कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ लिख रहे हैं और तमाम हदों को क्रॉस भी कर रहे हैं। कुछ लोग असदुद्दीन ओवैसी के साथ हैं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ हैं और ओवैसी की जो सियासत है उसको सही करार दे रहे हैं, देश के मुसलमानों के लिए ज़रूरी बता रहे हैं। तो कुछ लोग वो हैं जो ओवैसी की सियासत के खिलाफ है, एआईएमआईएम के खिलाफ है, इनकी सियासत को देश के लिए खतरा बता रहे हैं और ये लोग ये मानते हैं कि कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी पार्टी और इस तरह की जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है वही देश के मुसलमानों के लिए सही है, मुसलमानों की अपनी पॉलिटिकल पार्टी नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग ट्रोल करने के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए पर्सनल अटैक कर रहे हैं, फर्जी बातें कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ों को सामने ला रहे हैं जिसका किसी से पर्सनल मामला है। बहरहाल इस वीडियो में मैं इसी पर बातचीत करूंगा कि इस देश के मुसलमानों को अपनी कोई पॉलिटिकल पार्टी बनानी चाहिए, नहीं बनानी चाहिए, इस देश की आवाम को, इस देश के मुसलमानों को किसी ऐसी पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए जिसकी क़यादत मुसलमानों के हाथों में है। क्या इस देश के लिए यही सही है कि कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, एनसीपी या ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ही सही है? इन्हीं पार्टियों को मुसलमानों को वोट करना चाहिए। मुसलमानों के पॉलिटिकल लीडर राहुल गांधी होने चाहिए, तेजस्वी यादव होने चाहिए या अखिलेश यादव होने चाहिए, शरद पवार होने चाहिए, ममता बनर्जी होनी चाहिए। किसी मुसलमान को मुसलमानों का पॉलिटिकल लीडर नहीं होना चाहिए। ये सही है? क्या ज़रूरी है इस देश के लिए? क्या ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट या सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई या वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया या इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, इंडियन नेशनल लीग और इस तरह की बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो सही नहीं है? इससे मुसलमानों का नुकसान होता है। आपकी इस बारे में क्या राय है? आपकी पॉलिटिकल सोच क्या है? कमेंट सेक्शन में लिखेगा। आगे मैं बात करूंगा तफसील से और हवाले के साथ। लेकिन उससे पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश ये है कि मिल्लत टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए, हमारी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। यहाँ क्यूआर कोड मौजूद है, इसको स्कैन कीजिए, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के और आगे का जो प्रोसेस है उसको फॉलो कीजिए। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम और दुश्वारी आती है तो आप हमारी मेंबरशिप ले लीजिए। और आइए अब आगे मैं आपको बताता हूँ कि ये जो इंडिया है ये एक आज़ाद मुल्क है, यहाँ जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में हर एक को चुनाव लड़ने का हक हासिल है। दूसरा एक कि जमहूरियत में नंबर्स की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। अगर आपके पास ताकत है, आप किसी को हराने की सलाहियत रखते हैं, किसी को आप कमज़ोर करने की सलाहियत रखते हैं, तभी आपको अहमियत दी जाएगी, वरना सिर्फ आपको वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। पॉलिटिकल पार्टीज़ आपसे सिर्फ आपका वोट लेगी, आपको वैल्यू नहीं देगी। अब इंडिया में मुसलमान बिल्कुल तकसीम हो चुका, यानी मुसलमान बीजेपी के साथ जा ही नहीं सकता। तो बीजेपी के खिलाफ जो पार्टीज़ है, मुसलमान उसी का वोट बैंक बनकर रह गए हैं और आज़ादी के बाद से लगातार ये हो रहा है और इन दिनों बहुत ज़्यादा हो चुका। इंडिया की सियासत को अगर आप देखेंगे तो इंडिया की जो सियासत है उसमें मल्टीपल पार्टी सिस्टम है, यानी दो पार्टी सिस्टम नहीं। जैसे अमेरिका में कहा जाता है कि दो ही पार्टी है, या तो रिपब्लिकन है या डेमोक्रेट्स है। उन्हीं दोनों के सदर के दरमियान चुनाव होता है, जिनमें से किसी एक का जीत जाए। अमेरिका की जब से तारीख है इन्हीं दोनों पार्टी की वहाँ हुकूमत रही है और ज़्यादातर देशों में ऐसा ही सिस्टम है। लेकिन इंडिया में मल्टीपल पार्टी सिस्टम है, दो पार्टियों के दरमियान लड़ाई नहीं होती बल्कि मुतअद्दिद पार्टीज़ है। लेकिन इन दिनों जो इंडिया की विचारधारा है वो दो तकसीम हो गई है। एक तरफ बीजेपी वाली विचारधारा है, दूसरी तरफ कांग्रेस वाली विचारधारा है, या कह लीजिए दो अलायंस है, एक एनडीए है और दूसरा इंडिया अलायंस है। इंडिया अलायंस में बीजेपी और वो पार्टीज़ है जिसकी विचारधारा बीजेपी जैसी है, इंडिया अलायंस में कांग्रेस और वो पार्टीज़ हैं जिनकी विचारधारा कांग्रेस जैसी है। और जो चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, गठबंधन के दरमियान होता है, तो भले ही एक गठबंधन में कई सारी पार्टीज़ होती है, लेकिन अब इलेक्शन सिर्फ दो गठबंधन के दरमियान हो जाता है तो आपके पास ऑप्शन ज़्यादा नहीं बच पाता, या तो आप एनडीए को वोट करो या इंडिया को वोट करो। और जब सिचुएशन ऐसी हो जाती है, सूरत ऐसी हो जाती है कि आपको दो में से किसी एक को चुनना है, बीजेपी अलायंस को चुनना है या कांग्रेस अलायंस को चुनना है, तो यकीनी तौर पर मुसलमान चुनेगा इंडिया अलायंस को, कांग्रेस को, बीजेपी को नहीं। और ऐसे भी बीजेपी को मुसलमानों ने कभी वोट नहीं किया है। और जब इंडिया अलायंस को, कांग्रेस अलायंस को ये लगने लगा, ये बात यकीनी हो गई
कि मुसलमानों का वोट हमारे पास ही आएगा, बीजेपी के पास नहीं जाने वाला। क्योंकि बीजेपी जिस आइडियोलॉजी को फॉलो करती है, मुसलमान उस आइडियोलॉजी के खिलाफ है। उसके अलावा बीजेपी के जो वर्कर हैं मुसलमानों को मारते हैं, मॉब लिंचिंग करते हैं। बीजेपी भी आरएसएस की एक पॉलिटिकल विंग है और आरएसएस की ही एक विंग है बजरंग दल, उसी की एक विंग है विश्व हिंदू परिषद। और इसके वर्कर्स, इसके कार्यकर्ता लगातार मुसलमानों को मारते हैं, मुसलमानों की दाढ़ी नोचते हैं, मुसलमानों से जय श्री राम के नारे लगवाते हैं, मस्जिदों के सामने जाकर ये लोग हुड़दंग मचाते हैं, मस्जिदों पर भगवा झंडा लहराते हैं, दंगा फसाद करते हैं लोग। तो यकीनी तौर पर मुसलमान तो उसके साथ कभी जाने वाले नहीं हैं। तो कांग्रेस के साथ या इंडिया अलायंस के साथ मुसलमान इसलिए इन दोनों नहीं हैं कि कांग्रेस मुसलमानों का भला कर रही है या कांग्रेस मुसलमानों के लिए अच्छा सोचती है, बल्कि इसलिए कि बीजेपी मुसलमानों की दुश्मन बन चुकी है। बीजेपी मुसलमानों को कहीं पर सपोर्ट भी नहीं करती है, मुसलमानों पर जुल्म होता है, बीजेपी की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आता। तो बीजेपी के साथ न जाना मुसलमानों की मजबूरी है। तो ऑप्शन बचा इंडिया अलायंस, तो इसी के साथ मुसलमान जाएंगे। और जब इंडिया अलायंस के साथ मुसलमान मजबूरी में है, मुसलमानों के पास इनके अलावा वोट करने का कोई ऑप्शन नहीं बचा है, तो ये पार्टी भी मुसलमानों के हक में आवाज़ नहीं उठाएगी, मुसलमानों के मुद्दे पर बातचीत नहीं करेगी, बल्कि इनको लगेगा मुसलमान तो हमारे साथ है ही, आप अपने साथ उनको लाओ जो आपके साथ नहीं है। तो दलित आपके साथ पहले थे, अब बीजेपी में जा चुके हैं, तो कैसे दलितों की दोबारा वापसी हो, इस पर गौर करने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है। ओबीसी जिसका वोट सबसे ज़्यादा इंडिया की सियासत में नुमाया किरदार अदा करता है, उस ओबीसी को अपने साथ कैसे लाना है, इस पर फोकस करना है। जाटों का वोट कैसे इधर आएगा, उसके लिए मेहनत करनी है। अपर कास्ट का वोट कैसे इधर आएगा, उसके लिए मेहनत करनी है। सिखों का वोट इधर कैसे आएगा, ईसाइयों का वोट कैसे आएगा, उसके लिए मेहनत करनी है। मुसलमानों का वोट तो ऑलरेडी हमारे साथ है। और जब ये सिचुएशन हो जाती है तो फिर आपको आबादी के एतबार से इन पार्टियों में भी नुमाइंदगी नहीं मिल पाती है, आपके मसाइल पर बोला नहीं जाता है। और आपने देखा होगा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, वहां मस्जिद को तोड़ दिया गया और कांग्रेस की सरकार ने कुछ भी नहीं किया। कई और जगहों पर कांग्रेस की सरकार, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है और सरकार चुप है, खामोश है, क्योंकि सरकार को लगता है, कांग्रेस की सरकार को, कि अगर उसने कोई स्टेप लिया, उसने कुछ बोला, तो उनकी जो आवाम है वो नाराज़ हो जाएगी और मुसलमान उनके साथ है ही। अभी हाल ही में बम्बई हाई कोर्ट का फैसला आया और उस फैसले में 2006 में मुंबई लोकल ट्रेनों में जो धमाका हुआ था और जिन 13 मुसलमानों को मुजरिम बताया गया था, दहशतगर्द बताया गया था, उनको लोकल अदालत से फांसी की, मौत की या उम्र कैद की सज़ा हो चुकी थी, उन तमाम को बम्बई हाई कोर्ट ने बरी कर दिया, उन तमाम को बाइज्जत बरी किया और बताया सब के सब कसूरवार नहीं है, सब के सब बेकसूर है, इनको ज़बरदस्ती फंसाया गया। पुलिस जानती थी कि ये मुलजिम नहीं है, इसके बाद इनको मुलजिम फिर मुजरिम बनाया गया, इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल सका, उन सबको बरी कर दिया गया। लेकिन इस फैसला के आने के बाद बीजेपी के नेताओं ने तो कहा ही कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करो और बम्बई हाई कोर्ट का फैसला गलत आया। कांग्रेस के एमपीज ने, कांग्रेस के नेताओं ने भी यहाँ पर मुसलमानों का साथ नहीं दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना चाहिए, सब के सब आतंकवादी और मुजरिम थे, बम्बई हाई कोर्ट का फैसला गलत है। और इस तरह की दसियों मिसालें मौजूद है कि जब बात मुसलमानों पर जुल्म की आती है, मुसलमानों पर अत्याचार की आती है, मुसलमानों के शायर की आती है, तो कांग्रेस के नेता या दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों के जो नेता है वो नहीं बोल पाते हैं, वो आवाज़ नहीं उठा पाते हैं और बस डर से, खौफ से कि जो मेजॉरिटी समाज है वो उनसे नाराज़ हो जाएगा और उनको लगता है कि जब इलेक्शन आएगा तो मुसलमान तो हमारे साथ रहेंगे ही, इसलिए मुसलमानों के मुद्दों पर ज़्यादा मत बोलो। ऐसे मौका पर ज़रूरी हो जाता है कि कोई शख्स हो जो आपकी आवाज़ उठाए, कोई शख्स हो जो आपके लिए बोले, कोई पार्टी हो जिसके वर्कर आपके लिए काम करे, कोई पार्टी हो जिसके कार्यकर्ता आपके लिए प्रोटेस्ट करे, एहतजाज करें। और ये कौन लोग होंगे? ये वही लोग होंगे जो आपके बीच में होंगे। अब देखिए, मुसलमानों का कोई मामला आता है तो आवाज़ संसद में असदुद्दीन ओवैसी उठाते हैं, उनकी पार्टी के वर्कर प्रोटेस्ट करते हैं। अभी आसाम की मिसाल ले लीजिए, आसाम में तकरीबन 50,000 मुसलमानों के घरों को बुलडोज कर दिया गया है। 1.5 लाख से ज़्यादा मुसलमान बेघर हो चुके हैं, वो टेंटों में रह रहे हैं और उनकी जो ज़मीनें थी, उनकी जो जगहें थी, उसको खाली कराकर वहाँ की सरकार ने अडानी ग्रुप को दे दिया। हाईकोर्ट का जज परेशान है कि 3,000 बीघा ज़मीन कैसे प्राइवेट कंपनी को अलॉट की जा सकती है। और अब जो आसाम के मुसलमान हैं उनको बांग्लादेशी करार दिया जा रहा है, उनको पकड़ पकड़ कर डिटेंशन सेंटर में भेजा जा रहा है, उनके घर को तोड़ा जा रहा है, उनसे उनका वोटिंग राइट छीना जा रहा है। और इस मुश्किल घड़ी में उनके लिए आवाज़ कौन उठा रहा है? वो मौलाना बदरुद्दीन अजमल हैं।
उनके लिए कौन सी पार्टी काम कर रही है, तो ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट है। एनजीओ कौन सी काम कर रही है, तो जमीयत उलमा हिंद है या कुछ दूसरी तंजीमें हैं। दिल्ली में कौन सी तंजीम उनके लिए काम कर रही है, तो उसका नाम है पीसीआर या आईएमसीआर, जो मोहम्मद नदीम साहब की ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर अदीब साहब की ऑर्गेनाइजेशन आईएमसीआर। ये लोग लगातार आसाम के मुसलमानों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, इन सब पर काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने आवाज़ नहीं उठाया, संसद में इस मुद्दे पर आवाज़ नहीं उठाई गई। संसद में तो एसआईआर का मुद्दा उठा रहा, उसके अलावा मुद्दों पर बातचीत नहीं हो सकी। तो ये जो सिचुएशन है, इस तरह के जो हालात हैं, यहाँ ज़रूरत पड़ती है कि आपके पास कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन हो, आपकी तंजीम हो, जो आपके लिए आवाज़ उठाए। और सच्चाई यही है कि ऐसे मौके पर हमारे लोग ही आवाज़ उठाते हैं, वो दूसरे आवाज़ नहीं उठाते हैं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का नाम आपने सुना होगा। जब भी इंडिया में कुछ भी होता है तो ये पार्टी सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट करती है, एहतजाज करती है। इनका कैडर हर जगह है और 1 घंटे में इनके कैडर कहीं पर जमा होकर प्रोटेस्ट करते हैं। और जमहूरियत में प्रोटेस्ट की बहुत ज़्यादा अहमियत है। इसी तरह इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है और भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है। तो जब मुद्दे आपके होते हैं, ज़रूरत हमारी होती है, तो हमारे लोग बोलते हैं। और हमारे लोग मजबूत कब होंगे, इनकी जो आवाज़ है मजबूत कब होगी, जब हम ये बताएंगे पूरी दुनिया को, इंडिया की सरकार को, पुलिस को, प्रशासन को, कि मुसलमान इनके साथ खड़े हैं, हम मुसलमान इनको अपना लीडर मानते हैं। और लीडर मानने का अंदाज़ा कैसे होगा, जब आप उनको वोट भी करेंगे, उनके लिए खड़े नजर आएंगे। सिर्फ आवाज़ वो आपके लिए उठाए, बिल वो फाड़ें, आपके लिए जेल मुसलमान जाएं, आप वोट सिर्फ समाजवादी को दे, आप वोट सिर्फ तेजस्वी यादव की पार्टी को दे, और उम्मीद ये रखे कि जब मुद्दे आपके हों तो ये लोग आपके मुद्दों को उठाए, ये लोग आपके लिए बातचीत करें, तो ऐसा कैसे होगा। तो इसीलिए ज़रूरी है कि इस तरह की पॉलिटिकल पार्टी ज़रूरी है। हाँ, कांग्रेस भी ज़रूरी है, आरजेडी भी ज़रूरी है, समाजवादी पार्टी भी ज़रूरी है। सरकार वही पार्टी इस देश में बनाएंगी, मुसलमानों का वोट भी उन्हीं पार्टियों को मिलता है। लेकिन अगर मुसलमान एमआईएम को वोट कर रहे हैं, एसडीपीआई को वोट कर रहे हैं, यूडीएफ को वोट कर रहे हैं, या दूसरी मुसलमानों की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनको वोट कर रहे हैं, तो मुसलमान गलत नहीं कर रहे हैं, बल्कि मुसलमानों की ज़रूरत है। और इन मुसलमानों के नेताओं को बीजेपी से जोड़ कर देखना, इनको बीजेपी की बी टीम कहना, ये मुसलमानों के साथ गद्दारी है, ये मुसलमानों को कमज़ोर करने की कोशिश है। हम कांग्रेस के साथ हैं, हम तमाम पार्टीज़ के साथ हैं, लेकिन हमें एमआईएम के साथ भी रहना होगा, हमें एआईयूडीएफ के साथ भी रहना होगा, हमें वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का भी साथ देना होगा, एसडीपीआई का साथ देना होगा, इंडियन नेशनल लीग का साथ देना होगा, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का साथ देना होगा। ये सब हमारी ताकत हैं, ये सब हमारा असासा है, ये सब हमारी आवाज़ बने हुए हैं। तो किसी दूसरे नेता के कहने में हमारा इनको नज़रअंदाज करना, हमारा इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाना, खुद हमारे अपने साथ गद्दारी है, हमारी कौम के साथ धोखा है। इसलिए जो लोग मुसलमानों की पॉलिटिकल पार्टीज़ को गलत कहते हैं, मैं उनके साथ नहीं हूँ। हाँ, मैं कांग्रेस को भी ज़रूरी करार देता हूँ। कांग्रेस ने तो अब मुस्लिम लीडरशिप को अपने यहाँ से बिल्कुल दूर करना शुरू कर दिया है। पिछले दिनों कांग्रेस का एक प्रोग्राम हुआ और वहाँ कांग्रेस के तमाम पुराने नेताओं की तस्वीरें थी, यानी महात्मा गांधी की, पंडित जवाहरलाल नेहरू की, या सरदार वल्लभ भाई पटेल की, इंदिरा गांधी की, लेकिन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तस्वीर नहीं थी। जबकि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 2 मरतबा कांग्रेस के सदर रह चुके, आज़ाद भारत के पहले वज़ीर तालीम रहे, और जो पूरा एजुकेशन सिस्टम इंडिया का वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का इंट्रोड्यूस किया हुआ है। लेकिन उस मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को कांग्रेस ने अपने यहाँ से निकाल दिया। तो आखिर मुस्लिम लीडरशिप को ख़त्म किया जा रहा है और कोई मुसलमान लीडर बन रहा है, तो उसको नज़रअंदाज करना बिल्कुल भी सही नहीं है। कांग्रेस में एआईयूडीएफ के खिलाफ कांग्रेस ने खूब हंगामा किया, मौलाना बदरुद्दीन अजमल को बीजेपी से जोड़कर दिखाया, लेकिन आज ज़रूरत पड़ रही है तो मौलाना बदरुद्दीन अजमल काम कर रहे हैं, ये लोग काम नहीं कर रहे हैं। तो मेरा तो मानना यही है कि इस तरह की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो हमारे लिए ज़रूरी है, हमें इनको भी सपोर्ट करना चाहिए। और जो लोग हमारे इन रहनुमाओं को, हमारी इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को बीजेपी की बी टीम कहते हैं, वो दरअसल आपको बीजेपी का डर दिखाकर, आरएसएस का डर दिखाकर आपसे सिर्फ वोट लेना चाहते हैं। और आप वोट उनको ही दीजिए जो जीतने वाला हो, किसी और को देकर अपना वोट मत ख़राब कीजिए।